वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24। आईआईटी बीच में बीटेक छात्रों से गैंगरेप के तीनों आरोपी अरेस्ट हो गए हैं। आरोपियों की पहचान कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल के रूप में हुई। तीनों प्रभावशाली परिवार से आते हैं जिनके राजनीतिक रसूख भी हैं और ऐसी खबरें सामने आई हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस अभी खुल करके कुछ भी कहने से बच रही है। वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई और आरोप है कि आईआईटी बीएचयू में 1 नवंबर की रात बुलेट सवार 3 युवकों ने बंदूक दिखाकर एक छात्रा के कपड़े उतरवाए, छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, फिर उनका वीडियो भी बनाया। गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद से ही आईआईटी बीएचयू और बीएचयू कैंपस के हॉस्टल में छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं है। हालांकि सड़कों पर सन्नाटा है। कैंपस के जिस इलाके में छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ वहां पर प्रोक्टोरियल बोर्ड और पुलिसकर्मी मौजूद थे। छात्रों ने उत्तर प्रदेश पुलिस को धन्यवाद दिया है। साथ ही जल्द से जल्द इन आरोपियों को दोषी साबित कर सजा भी सुनाई जाए। ये भी मांग है इन्हें कानून के अनुसार कठोर से कठोर सजा दी जाए, जिससे पूरे देश में ये संदेश आए कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना कितना महंगा पड़ सकता है। कैंपस में एबीवीपी और एनएसयूआई के सदस्यों ने अपनी ओर से स्टेटमेंट जारी कर इस फैसले पर खुशी और आरोपियों को तत्काल सजा देने की गुहार लगाई है। कब क्या कुछ हुआ है ये भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। 1 नवंबर की रात आईआईटी बीएचयू में छात्रा से छेड़छाड़, गन पॉइंट पर कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाए गए। 2 नवंबर मामले में एफआईआर दर्ज, कैंपस में विरोध प्रदर्शन, लंका थाने के एसएचओ लाइन हाजिर। 3 नवंबर को बीएचयू में छेड़छाड़ और कैंपस बंटवारे यानी आईआईटी बीएचयू के बीच दीवार खड़ी करने पर बहस हुई। 4 नवंबर को आईआईटी बीएचयू में छेड़छाड़ का दूसरा मामला। 31 अक्टूबर को उसी जगह छेड़छाड़ की बात कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। 5 नवंबर बीएचयू और आईआईटी बीएचयू के साथ पुलिस की बैठक, कुलपति ने दीवार बनाने के प्रस्ताव का विरोध किया। 6 नवंबर सिंह द्वार पर छेड़छाड़ और दीवार पर का मुद्दा जो है वो मारपीट में बदल गया। एबीवीपी और आईसा बीसीएम के बीच मारपीट हुई। 7 नवंबर पुलिस पर पीड़ित के बयान को बदलवाने का आरोप लगा। पुलिस ने पीड़ित का स्टेटमेंट लिया। 8 नवंबर को पीड़ित की मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई। गैंगरेप की धारा को जोड़ा गया। 6000 छात्रों ने जस्टिस रैली निकाली। 30 दिसंबर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, वो पकड़े गए हैं और जिस बाइक से वो आए थे उसकी भी बरामदगी करवाई गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2024 चुनाव में महज 80 दिन का वक्त बचा है। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अब मिशन 2024 में जुट गई है। संगठन की तैयारी में आरएसएस भी जुट गई है। बीजेपी के लिए दक्षिण के 4 राज्य बिहार और बंगाल बड़ी चुनौती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कल 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे, अभिनेता विक्टर बैनर्जी और सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक उपेन बिश्वास से मुलाकात की। चौबे 2021 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं अभिनेता बैनर्जी को 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस दौरान मोहन भागवत ने संगठनात्मक बैठक भी की और साथ ही संघ के अधिकारियों के साथ मिलकर के आगामी चुनाव और संगठन के विस्तार पर चर्चा की। देखिए, इस वक्त पूरा देश राममय है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसी बीच बरेली में अनोखी शादी हुई, जहां जानकी ने राम से शादी की। दरअसल फरा नाम की मुस्लिम युवती ने इस्लाम धर्म त्याग करके अपना नाम जानकी रखा और इसके बाद उसने अपने प्रेमी राम से शादी कर ली। ये शादी बरेली की अयोध्या धाम मंदिर में हुई। राम और फरा का प्रेम प्रसंग 5 सालों से चल रहा था। फरा से जानकी बनी युवती की उम्र 23 साल है। बचपन से दोनों साथ में ही पढ़ते थे। वो राम से ही शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने सनातन धर्म अपना लिया और अपना नाम जानकी रख लिया। दोनों ने कानून का सहारा लेकर अपनी शादी को अंजाम दिया। ये शादी पुलिस की मौजूदगी में पूरे बैंड बाजे के साथ हुई। बता दो। दिल्ली की सर्दी अपने पूरे शबाब पर इस वक्त है। नए साल में दिल्ली एनसीआर के लोगों को शीतलहर और कोहरे के डबल अटैक से 2-4 होना पड़ेगा। 2 से 3 दिनों में राजधानी में ठंड काफी बढ़ेगी और बढ़ी है। सुबह शाम घना कोहरा छाया रहता है तो दिन भर ठिठुरन का एहसास हो रहा है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान जो रहने वाला है वो 7 से 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान रहेगा 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में पारा और गिरेगा। वहीं पूरे हफ्ते राजधानी में कोहरा बना रहेगा। इसकी वजह से कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रहेगी। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल 1 से 15 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। पूरे उत्तर भारत में कोहरे का असर देखने को लगातार मिल रहा है और इसकी वजह से लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में आज रात से घने कोहरे की शुरुआत होगी जो 1 जनवरी की सुबह तक रहेगा। नए साल के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में घने कोहरे की वजह से यातायात पर भी व्यापक असर पड़ने वाला है। रोड ट्रैफिक के साथ ही रेल और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ेगा। एक और बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है। बांदा में एक मुस्लिम महिला ग्राम प्रधान पूरे परिवार के साथ जिला अधिकारी के दफ्तर पहुंची, जहां उन्होंने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा जिसमें जय श्री राम का नारा लगाते हुए आत्मदाह करने के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की गई। ज्ञापन में थाना अध्यक्ष सहित गांव के विपक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है, लेकिन जब मामले की पड़ताल की गई तो कुछ और ही निकल कर आया है। बताया जा रहा है कि महिला ग्राम प्रधान का पति एक अपराधी है और 1991 से अभी तक उसे 26 उस पर मुकदमे दर्ज है। वहीं 1.5 महीने पहले उसके देवर को गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा गया। महिला ने साजिश के तहत अपनी गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगाया हुआ है और ज्ञापन में कमल के फूल का निशान वाला लेटर पैड लगा है, जबकि महिला बीजेपी की सदस्य भी नहीं है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि महिला ग्राम प्रधान के पति द्वारा कई संगीन अपराध किए गए हैं और उस पर अभी भी मुकदमे चल रहे हैं। वहीं महिला के ज्ञापन को लेकर के जब पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली गई तो पुलिस का कहना है कि ज्ञापन के अनुसार जांच की जा रही है, लेकिन उसके पति पर 1991 से अभी तक लगभग 26 मामले दर्ज हैं और उसके देवर को गैंगस्टर एक्ट में 1.5 महीने पहले ही जेल भेजा गया। फिलहाल पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। जेठ को फंसवा दिया, हमारे आदमी को फंसवा दिया, जेल में डरवा दिया। कह रहा फिर से फंसवाई आ जाएंगे छूट के। अब तो लड़का को धमकी दे रहा, कह रहा बंदूक लेके दौड़ता है, मारने खिलाने फैर करता है, फैर करता है, कहता धमकी देंगे, काम ना करा देंगे तुम्हें। आखिर तो ये सोच रहे हैं कि इसका किसी न किसी तरीके से इसका शस्त्र जमा हो जाए तो ये निहत्थे हो जाए, इसको हम मार दें तो मेरी हत्या करेंगे ये, और कुछ नहीं है। ये गाँव में हमारे हिंदू भाइयों के मुट्ठी भर हिंदू भाई हमारे गांव में थोड़े से, उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, घरों में घुसते हैं, घुसे भी हैं। बड़े भाई के फीमा के बड़े भाई का फारूक का एक पालों के घर में घुसे, 13 साल की बच्ची को पकड़ा। फिर लोगों ने शोर शराबा मचाया तो ये भागा था। इसके फीमा के बड़े भाई का फारूक का जो भी क्रिमिनल है उसका पैर टूट गया। सब कुछ सच है भैया। ये लगाए हैं कि मटौन पुलिस की सह से और पुलिस की सह से, बांदा की पुलिस की सह से। जम्मू कश्मीर यानी हरी भरी वादियां, बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत झीलें और चिनार के खुश रंग दरख्त कश्मीर को धरती का स्वर्ग ऐसे ही नहीं कहते, लेकिन ये जन्नत बीते कई दशकों से दहशतगर्दी से जूझ रही थी। उस दहशतगर्दी को हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कट्टरपंथ के जरिए कश्मीर को एक्सपोर्ट करता रहा, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही कश्मीर में आतंक के सफाई का अभियान भी तेज हो गया है। ज़्यादातर जो टॉप कमांडर्स हैं या तो उससे ढेर किया गया या फिर वो किसी बिल में दुबक करके बैठ गए हैं। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर यानी धरती का स्वर्ग, लेकिन ये स्वर्ग बीते कई दशकों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। घाटी की एक पूरी पीढ़ी अलगाववाद और आतंकवाद का दंश झेलते हुए बड़ी हुई। हालांकि आर्टिकल 370 हटने के बाद अब कश्मीर एक बार फिर मुस्कुरा रहा है, लेकिन ये मुस्कान आतंक के रहनुमाओं को नश्तर की तरह चुभ रही है। मुख्य धारा में लौट रहा कश्मीरी अब पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर पत्थर नहीं उठा रहा। वो मजहबी कट्टरता पर कश्मीरियत और अपने करियर को तरजीह दे रहा है।
रही सही कसर सेना पूरी कर रही है, वो भी एक आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचा रही है। इसलिए घाटी में दहशतगर्दी के जिन को जिंदा रखने के लिए आतंक के रहनुमा एक नए किस्म की जंग की शुरुआत कर चुके हैं, और ये जंग बारूद या बंदूक से नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। यह आतंक का सोशल मीडिया मॉड्यूल है, यानी इंफॉर्मेशन वॉर, एक ऐसी लड़ाई जिसमें सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, कश्मीरियों को भड़काया जा रहा है, वो भी भारत की धरती से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 8000 से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की है जो कश्मीर को लेकर गलत सूचनाएं और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स फर्जी हैं, इनके जरिए हैंडलर्स कश्मीरियों को जिहाद के लिए और हथियार उठाने के लिए उकसा रहे हैं। लगातार ये चीज सामने लेके आया कि साहब टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट नेटवर्क्स अच्छा खासा ठीक ठाक टेररिज्म के साथ एकदम से कपल्ड है। सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन वॉर ही नहीं, देश विरोधी ताकतें हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए नार्को टेरर की साजिश भी रच रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को नार्को टेरर से जुड़ी ऐसी कई कड़ियां हाथ लगी जिनके तार सीधे तुर्की, कनाडा और पेरिस से जुड़ रहे हैं। यानी दूर देशों में बैठे हैंडलर्स ड्रग्स के कारोबार से न सिर्फ कश्मीर के युवाओं को खोखला बनाना चाहते हैं बल्कि टेरर फंडिंग का भी इंतजाम करना चाहते हैं। नार्को टेररिज्म के खिलाफ पिछले साल में 2021 के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो J&K पुलिस ने एक अलग लेवल पे इसको ले जाने की कोशिश करी है। ये चैलेंज पहले कई सारे लोग इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थे या डिसबिलीफ था कि नार्कोटिक्स जो है वो पार का प्रॉब्लम है। यानी ये साफ है कि आने वाला वर्ष यानी 2024 इस लिहाज से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है, क्योंकि उनके सामने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य तो है ही, नार्को टेरर और इस मिसइंफॉर्मेशन वॉर से लड़ने की चुनौती भी है, ताकि मुस्कुराते और मुख्यधारा की तरफ लौटते कश्मीर को फिर किसी नापाक की नजर न लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तापमान में जबरदस्त गिरावट के साथ लोग घरों में कैद हो चुके हैं और मौसम विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राहत मिलने की उम्मीद अभी नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर भारत में कोहरे का कोहरा, सर्दी के सितम से जन जन बेहाल, शहर शहर ठंड का कहर। राजधानी दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में सर्दी का सितम जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से जहां पर्यटकों में उत्साह है, तो वहीं ठंड की ठिठुरन ने जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड तो थोड़ा ज़्यादा हो रही है, लगभग 2-3 दिन से जो है, और कोहरे का प्रकोप है। लोगों का निकलना थोड़ा सा कम हो गया है ठंड की वजह से, और इसके साथ साथ गलन भी है। जब हवा चलती है तो और गलन बढ़ जाती है, हवा न होने से तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। वैसे सरकारी व्यवस्था है अलाव जलने का। घने कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, तो कई ट्रेन देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में नए साल पर बारिश और घने कोहरे की संभावना है, जिसके कारण तापमान गिरने से ठिठुरन और बढ़ेगी। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के बाद उत्तर भारत के कई राज्यों ने बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए स्कूल बंद करने का फैसला लिया। दिल्ली, सभी सरकारी स्कूल 1 से 15 जनवरी तक के लिए बंद। पटना, 14 जनवरी तक 10वीं कक्षा तक के स्कूल्स बंद। यूपी, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों के स्कूल्स बंद।
लखनऊ स्कूल 14 जनवरी तक के लिए बंद। पंजाब स्कूल की विंटर की छुट्टियां बढ़ाई गई। राजस्थान, जयपुर, बीकानेर समेत कई जिलों में स्कूल 14 जनवरी तक के लिए बंद। ठंड की वजह से जहां आम जनता परेशान है, तो वहीं कोहरे के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ। ट्रेन से लेकर विमानों तक की सेवाएं कोहरे की वजह से प्रभावित हुई हैं। दिल्ली में 80 उड़ानें और 30 ट्रेन देरी से चल रही हैं। वहीं कई जगहों से सड़क हादसे की भी तस्वीर सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।